कहता 75 साल से आप हमारी मदद कर रहे हैं, मैं मांगने नहीं आया लेकिन मजबूरी है। आप इधर से निकल जाएं, कोई भी आपको मांगने वाला मिलेगा वो सारे कहेंगे कि जी मैं बड़ी मजबूरी है घर में इसलिए मैं मांगने आया हूं। तो मेरे घर के नौजवानों, मैं सिर्फ आपके लिए, नौजवानों के लिए खास तौर पे, कि देखिए कौम कैसे खड़ी होती है। खुददारी से कौम फैसला करती है कि हमने अपने जोर पे हम अपनी दौलत में इजाफा करेंगे और मुश्किल वक्त में खर्चे कम करेंगे। जिस तरह एक घर होता है, एक घर में मुश्किल वक्त आ जाता है, घर पे कर्जे चढ़ जाते हैं, तो वो घर क्या करता है, सारे घर के अफराद मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, सब पैसा इकट्ठा करते हैं, खर्चे कम करते हैं और फिर अपनी आमदनी बढ़ा के अपने पैर पे खड़े हो जाते हैं। लेकिन अगर एक घर के लोग बार बार जाके लोगों के सामने भीख मांगते रहें और अपने पैर पे ना खड़े हो, वो अपनी इज्जत भी गवा देते हैं, अपनी आजादी भी गवा देते हैं और अपनी गैरत भी गवा देते हैं। इसलिए जो पाकिस्तान हम चाहते हैं, यहां से तो कोई लौटा नहीं हुआ यहां। अच्छा, कौन लौटा हुआ था पख्तूनख्वा से? अच्छा करा कब सुने मेरी बात। मैं अपनी आज तकरीर के आखिर में आ रहा हूं। मैंने जो आपसे आज बात करनी थी वो ये कि देखें, हमने अपने मुल्क को ठीक कैसे करना है, हमने अपने पैर पे खड़ा होना। इस मुल्क में अल्लाह ने सब कुछ दिया है, हमने अपने लोगों के ऊपर पैसा खर्च करना है। जो हमने हेल्थ कार्ड, हेल्थ इंश्योरेंस जो हमने लेके आए थे कि अपने लोगों की हमने सेहत का ध्यान रखना, हर खानदान के पास 10 लाख का हेल्थ कार्ड, उसके बाद सस्ते कर्जे दें ताकि लोग अपनी बिजनेस कर सकें और अच्छी पढ़ाई पे पैसा खर्च करें। अब महमूद खान एक एजुकेशन कार्ड लेके आ रहा है, उसके ऊपर हम पैसा खर्च कर रहे हैं कि अच्छे अच्छे तालिब इल्मों को हम एजुकेशन कार्ड दे, कहीं भी जाके पढ़ सकते हैं, वो अच्छे स्कूलों में पढ़ सकते हैं जाके। कौमें आगे बढ़ती है अपने लोगों के ऊपर पैसा खर्च करके, और सबसे बड़ी बात कि वो दुनिया को पैसा एक्सपोर्ट करती है। जब तक आप एक्सपोर्ट नहीं करेंगे आपकी आमदनी कैसे बढ़ेगी? एक्सपोर्ट से आमदनी बढ़ती है। हिंदुस्तान आज अपने पैर पे खड़ा है, आजाद फॉरेन पॉलिसी है। आज वो रूस से सस्ता तेल खरीद रहा है, अमेरिका जो भी कहे वो कहे, उसको परवाह नहीं है क्योंकि वो अपने पैर पे खड़ा है, उसकी एक्सपोर्ट्स बढ़ी है, रिजर्व्स हैं उनके। आज चाइना कैसे ऊपर गया? चाइना ने एक्सपोर्ट्स की, 30 साल में देखते देखते चाइना किधर चला गया। 90 की दिहाई में इंडोनेशिया, मलेशिया, ये ईस्ट एशियन टाइगर कैसे बने? एक्सपोर्ट करके। हमारे मुल्क की बदकिस्मती देखो कि ये 2 खानदान 30 साल से मुल्क पे मुसल्लत है, 30 साल से ये हुकूमत कर रहे हैं 2 करप्ट खानदान। इनके दौर में हिंदुस्तान भी आगे निकल गया, बांग्लादेश भी आगे निकल गया हमारे से। वो बांग्लादेश जो एक वक्त पे हम अपने ऊपर बोझ समझते थे जब वो ईस्ट पाकिस्तान था, वो भी आगे निकल गया क्योंकि हमने कभी आगे का सोचा नहीं, कभी हमने आमदनी बढ़ाने का नहीं सोचा। आप एक मुझे बताओ, आप वो काम पे टांगने वाले बिलावल को जानते हो? अभी अमेरिका में वो इंटरव्यू दे रहा था तो उनको कहता कि जो इमरान खान है
वो तो अपना आर्मी चीफ भी बनाना चाहता है, अपना आईएसआई चीफ भी बनाना चाहता है। बिलावल, तुमने अगर जिंदगी में 1 घंटा भी काम किया होता तो इससे ज्यादा अकल की बातें करते। 14 साल हो गए उर्दू नहीं सीखी सही तरह। बिलावल, इमरान खान को ना अपना आर्मी चीफ चाहिए, ना आईएसआई चीफ चाहिए, ना अपना चीफ जस्टिस चाहिए, ना नैब का हेड चाहिए, ना अपना आईजी चाहिए। इमरान खान को मेरिट पे ये लोग चाहिए, मेरिट चाहिए। लेकिन तुम्हारा प्रॉब्लम क्या? बिलावल, जो तुम्हारा बाप जरदारी, उसको मेरिट के मतलब ही नहीं पता। अगर उसको मेरिट का मतलब पता होता तो आज तुम्हारी जगह एतजाज आसन को लगाया होता, जो एक मंजा हुआ सियासतदान है, पढ़ा लिखा पॉलिटिशियन। उसका तुम्हारा क्या मुकाबला था? और अगर मेरिट होता तो तुम्हारा सारा टब्बर आज इक्तदार में ना होता। और अगर मेरिट होता तो ये शरीफ खानदान का इतना बड़ा टब्बर सारे इक्तदार में, सारे अच्छा रिश्तेदार भी, वो भी इक्तदार में, इसहाकदार वो भी रिश्तेदार बन गया है। अब ये भी रिश्तेदार है, मरियम का दामाद, जिसके लिए ये हिंदुस्तान से मशीनरी बुलाई जा रही है गैर कानूनी तौर पे। और दूसरी चीज, और मरियम क्या कहती कि ग्रिड स्टेशन बता दो मेरे वो दामाद की हाउसिंग सोसाइटी में। ग्रिड स्टेशन करेक्ट। ग्रिड स्टेशन का मतलब हर हाउसिंग सोसाइटी को अपना ग्रिड स्टेशन बनाना पड़ता है। ये कह रही है कि सरकारी तौर पे बना दो। सरकारी तौर का मतलब कि आपके टैक्स के पैसे से बना दो। और एक ग्रिड स्टेशन मैं तो नहीं जानता, कम से कम 70-80 करोड़ का तो आता होगा। 70-80 करोड़ का फायदा करवा दो मेरे दामाद को आपके पैसे से। तो इन दो खानदानों को तो मेरिट का मतलब ही नहीं पता। मेरिट, आज तक 10 साल पाकिस्तान का कप्तान रहा हूं, किसी टीम से पूछो कि मेरिट के ऊपर सिलेक्शन इमरान खान करता था या नहीं। शौकत खाना में पूछो, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का अस्पताल है, क्या मेरे कोई रिश्तेदार है वहां? नमल यूनिवर्सिटी देखो, मेरिट पे चलती है। आज तक कोई इदारा दुनिया में मेरिट के अलावा नहीं कामयाब होता। और ये दो खानदान, इनको मेरिट का मतलब नहीं पता। और इंशाअल्लाह हम सारे मिलकर इस मुल्क में इलेक्शन की तरफ जाएंगे। और इन इलेक्शन के बाद हमेशा के लिए ये जो दो माफिया, जरदारी माफिया और शरीफ माफिया, इंशाअल्लाह हमेशा के लिए इनको पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से इलेक्शन के बाद शिकस्त देंगे। अच्छा, अब मेरे नौजवानों, अच्छा मेरा प्लान क्या है इस इलेक्शन में? मुझे 3 विकेटें नजर आ रही हैं, 3। एक है बड़ी मुल्क की बीमारी जरदारी, एक है चेरी ब्लॉसम शहबाज शरीफ। क्योंकि शहबाज शरीफ की खासियत पता क्या है? वो जब बूट देखता है वो पॉलिश करने शुरू कर देता है। उतनी अच्छी पॉलिश करता है वो। और तीसरी विकेट बड़ी देर से मैं देख रहा हूं इस तीसरी विकेट की तरफ भी, और ये बीच वाली विकेट है। और इंशाअल्लाह इसके लिए वो जो मैंने इन स्विंगिंग यॉर्कर तैयार किया हुआ है, देर करके स्विंग करेगा लेकिन बीच वाली विकेट इंशाल्लाह लेके जाएगा। अब फजल रहमान ने किया क्या? आते साथ ही अपने बेटे को
उस मिनिस्ट्री पे बिठाया है, NHA पे, जिधर सबसे ज्यादा पैसा बनता है। मैंने कहा फजल रहमान कम अज कम चलो कोई दीनी काम ही करके चले जाओ, कोई जो हमने इतनी मेहनत से रहमतुल आलमीन अथॉरिटी बनाई थी, हमने बड़े बड़े दानिशवर और स्कॉलर्स को बिठा के एक रहमतुल आलमीन अथॉरिटी बनाई थी। वो क्यों? क्योंकि मैं चाहता था कि मेरी कौम को मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का पता हो, स्कूलों में बच्चे पढ़ें ताकि उनके कैरेक्टर उठे, ताकि वो मेरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से सीखे, उनकी सीरत से। इसलिए हमने अथॉरिटी बनाई थी कि लोगों का कैरेक्टर हो। मुसलमान तो तब है जब वो नबी के रास्ते पे चलता है, और नबी का रास्ता वो है जो इंसान की अजमत का रास्ता है। जब आप नमाज पढ़ते हैं तो आप सिर्फ एक चीज अल्लाह से मांगते हैं, करेंगे एक चीज मांगते हो अल्लाह से कि अल्लाह उनके रास्ते पे लगा जिनको तूने नेमतें बख्शी हैं। तो सबसे ज्यादा नेमतें अल्लाह ने किसको बख्शी हैं? किसको बख्शी हैं? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। हम उनका रास्ता मांगते हैं, और इसलिए हमने ये अथॉरिटी बनाई थी ताकि मेरे बच्चों को, मेरे नौजवानों को पता चले कि दुनिया की तारीख का कितना बड़ा इनकलाब आया था मदीना में। दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा इनकलाब आया था, जिधर वो इंसान जिनकी कोई हैसियत नहीं थी, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको दुनिया के लीडर्स बना दिया, दुनिया की इमामत की उन्होंने। 2 सुपर पावर्स उनके सामने घुटने टेक गई। ये तारीख का हिस्सा है, और इसलिए अल्लाह हमें कहता है कि उनकी जिंदगी से सीखो। और इसलिए मैंने रहमतुल आलमीन अथॉरिटी बनाई ताकि स्कॉलर्स हमारे बच्चों का निसाब उसमें सीरत नबी सिखाएं, ताकि हमारे नौजवानों को पता हो कि वो इनकलाब क्या था, कैसे उन्होंने ज़ेन बदल दिए। फिक्री इनकलाब था कि इंसान बदल गए। जो मौलाना रूमी कहता है कि जब अल्लाह ने तुम्हें पर दिए, क्यों जमीन पे रींग रहे हो, क्यों चूंटियों की तरह रींग रहे हो? मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों को पर दे दिए, सब अजीम लोग बन गए, जो उनके इर्द गिर्द थे लीडर्स बन गए। और ये हुकूमत ने आके वो रहमतुल आलमीन अथॉरिटी बंद कर दी। इनको शर्म आनी चाहिए कि हम अपने लोगों की तरबियत करते हैं, कोशिश करते हैं कि उनके कैरेक्टर बड़े हों, अच्छे बुरे की तमीज समझे, अमर बिल मारूफ पे चले। अल्लाह का हुक्म है कि अच्छाई का साथ हो और बुराई के खिलाफ जहाद लड़ो। और इसलिए इंशाअल्लाह जब वापस आएंगे हम ये रहमतुल आलमीन अथॉरिटी को फिर से खड़ा करेंगे और अपने नौजवानों की तरबियत करेंगे, ताकि मेरी कौम दुनिया की इमामत करे, दुनिया के लीडर्स बने। जज्बा और जुनून को आज सलाम करता हूं। माशाअल्लाह, इस दोपहर की गर्मी में जिस तरह आपने, जिस शऊर से आपने मेरी बात सुनी, मैं अभी भी याद कर रहा हूं कि 4 साल पहले भी मैं आया था, तब भी मुझे एक बाशऊर करक के नौजवान नजर आए थे और आज भी मुझे नजर आए हैं। मैं आपका शुक्रिया अदा भी करता हूं, आपको सलाम करता हूं।